नमस्कार दोस्तों। तो फिर हम आपके सामने आ गए हैं मेंटल डिजीज़ को लेकर के। इससे पहले हमने पढ़ा मेंटल डिजीज़ जो है 4 तरह की मेंटल डिजीज़ हमने देखी, जिसमें फ़र्स्ट टाइप की मेंटल डिजीज़ देखी कि जो कि फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, वो जब ज़्यादा हो जा रही थी तो पूरी बॉडी को सेव करने के लिए मेंटल प्लेन पर जो है डिज़ीज़ भेज दी जा रही थी। सेकेंड टाइप की मेंटल डिजीज़ हमने देखी जो कि एक्यूट ओरिजिन की थी। ठीक है, आज हम जो है एफोरिज्म नंबर 224 पढ़ेंगे, जिसमें थर्ड टाइप की मेंटल डिजीज़ है, जिसमें कि जो है डाउटफुल ओरिजिन की है। डाउटफुल ओरिजिन इट मीन्स कि हमें समझ नहीं आता कि ये जो है ये फिज़िकल जो सप्रेशन के कारण हुई है या किस कारण हुई है। ठीक है, तो वो डाउटफुल ओरिजिन है। हम पढ़ते हैं इसमें हैनीमैन सर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 224। मेंटल डिजीज़ may not be fully developed or there may be some doubt as to its origin from physical disease or from educational error, bad habits, corrupt morals, neglected mental training, superstitions और इग्नोरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड टाइप की मेंटल डिजीज़ है, इसमें हैनीमैन सर बोलते हैं कि ये हमें डाउट रहता है कि ये फिज़िकल डिजीज़ के सप्रेशन के कारण ओरिजिनेट हुई हैं या फिर ये एजुकेशनल एरर्स हैं, या हम बच्चों में जो है बैड हैबिट्स हैं, अच्छे से संस्कार नहीं दिए गए, अच्छी हैबिट्स डेवलप नहीं की गई। ठीक है, तो बैड हैबिट्स आ गई हैं, मॉरल्स उनके करप्ट हैं। ठीक है, मेंटल ट्रेनिंग अच्छे से निगलेक्टेड की गई, अच्छे से नहीं दी गई, सुपरस्टिशंस में लोग पड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा है, या इग्नोरेंस होता है चीज़ों का, तो उसके कारण उनके अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, एक सोशल नॉर्म्स की कमी है जिनके कारण मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये डाउट होता है कि कहाँ से आया है ये। ठीक है, इन दिस केस द फॉलोइंग विल सर्व एज मीन्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द कॉज इफ़ द तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे केस में कि हम फिज़िकल डिजीज़ के कारण ओरिजिनेट हुई हैं या फिर जो है एजुकेशनल एरर्स हैं इसमें। तो ऐसे हम पता करेंगे। सर बताते हैं कि इफ़ द मेंटल अफेक्शंस इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट नेम क्लास ऑफ कॉज, यानी कि जो एजुकेशनल एरर हैं उनके कारण डेवलप हुई हैं, तो it will yield the improve under the influence of sensible admonition and consolation or of serious remonstrance and arguments, while real mental disorder arising from physical disease are rapidly aggravated by the same measures। कह रहे हैं कि अगर जो डाउटफुल ओरिजिन की जो मेंटल डिजीज़ है, अगर वो एजुकेशनल एरर बैड हैबिट्स के कारण डेवलप हुई हैं, तो हम अगर पेशेंट को समझाएंगे और अच्छी बातें बताएंगे तो क्या होगा, पेशेंट को समझ में आएगा। ठीक है, वो चीज़, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या दिक्कतें हैं वो बढ़ेंगी नहीं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा और ठीक करेगा। लेकिन अगर यहीं पर वो फिज़िकल डिजीज़ के कारण ओरिजिन हुई है, तो उसके मेंटल पे आप चाहे जितना अच्छा प्रेशर डाल दीजिए, चाहे जितना समझा लीजिए उसको, लेकिन उसकी समस्याएं जो कि वो फिज़िकल डिजीज़ उसकी बढ़ रही है, उसके कारण वो मेंटल पेन पे जा रही है, तो उसकी जो डिजीज़ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी और उस पर इन सब बातों का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो ऐसा बंदा आएगा तो उसको हमको समझाना भी है, अच्छी बातें बतानी भी हैं। बहुत से पेशेंट्स आते हैं तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि भाई बच्चे में ये समस्याएं आती हैं, तो हम बच्चों को अच्छे से समझाते हैं तो बच्चों को समझ में आता है। तो जहाँ पर बच्चों को समझ में आएगा तो ये समझ जाइए कि वो एजुकेशन एरर के कारण वो समस्याएँ आ रही हैं, और जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, फिजिकल डिजीज़, तो वो बच्चा कहेगा है ये क्या बातें कर रही है, मेरे कुछ नहीं समझ रहा, मुझे अपनी समस्या से मतलब है, मेरी समस्याएँ बढ़ रही हैं। तो वहाँ पर जो है वो हम समझ जाएंगे कि वो फिज़िकल के कारण है, तो वहाँ पर उस तरह का ट्रीटमेंट हमको देना है, मेडिसिन देनी है। ठीक है, 10 मेलनकॉली पेशेंट विल बी स्टिल मोर डिप्रेस्ड, पेनिटिव, डिसकंसोलेशन एंड रिटायरिंग। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वही मेलनकॉली पेशेंट है अगर, तो उसकी वो और डिप्रेस होगा, पेनफुल में जाएगा, है पेनिटिव, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसकी बढ़ेंगी, डिसकंसोलेट एंड रिटायरिंग हो जाएगा। मैलिशियस मैनिक विल स्टिल मोर
इम्बिटर्ड, ठीक है, एंड सिली प्लांटर विल बिकम मोर फुलिश देन एवर। तो मतलब उसकी जितनी भी जो भी जिस तरह की भी समस्याएं हैं वो और बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद 225 में कह रहे हैं कि दे आर नेवरदलेस सम मेंटल डिजीज विच आर नॉट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल बॉडी अफेक्शन बट विच नॉट विद स्टैंडिंग tolerably good physical health originate in and proceed directly from the mind। चौथे नंबर की यहाँ मेंटल डिजीज़ की बात कर रहे हैं जो कि माइंड से डेवलप हुई हैं, माइंड की डिजीज़ से डेवलप हुई हैं, खुद ये फिजिकल बॉडी अफेक्शंस के कारण नहीं आई हैं, ये मेंटल प्लेन पर ही डायरेक्ट आई हैं, ठीक है। तो वो फोर्थ नंबर की यही एक रियल मेंटल डिजीज़ है, यानी कि इन्हीं को हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये कैसे ओरिजिनेट हुई हैं, इनका ओरिजिन का क्या कारण होता है, तो इसमें क्या होगा, फिजिकल हेल्थ तो गुड मिलेगी, ओरिजिनेटेड एंड प्रोसीड डायरेक्टली फ्रॉम द माइंड, दे आर ऑफन कॉज बाय प्रोट्रैक्टेड ग्रीफ, मॉर्टिफिकेशन, वेक्सेशन, इंसल्ट एंड फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ इंटेंस फियर और फ्राइट। तो ऐसे में क्या है, हमारा पेशेंट क्या है जो जिसको को मेंटल प्लेन पर डायरेक्ट बीमारी आई है, तो वो कई दिनों से या कई सालों से, ठीक है, या एक्यूटली भी कुछ समय से ही क्या बहुत ग्रीफ में गया है, मॉर्टिफिकेशन में गया है, वेक्सेशन में गया है, ठीक है, इंसल्ट उसने बहुत सारी अपने को देखी है, क्रिटिसिज्म देखा है, बहुत फियर में गया, फ्राइट में गया। तो ऐसे जो है मेंटल प्लेन पर फिर आई डिजीज़, ठीक, जो बहुत लगातार जो है ग्रीफ झेल रहा है, इंसल्ट झेल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बंदों में जो बीमारियां बाद में जो मेंटल प्लेन पर बीमारियां आती हैं, तो ये सब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है उसके द्वारा जो है हमारे माइंड पर, मेंटल प्लेन पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, हम बहुत दिनों से इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, देख रहे हैं, झेल रहे हैं, इंसल्ट झेल रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, ग्रीफ बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, तो वहाँ पर जब डिजीज़ आई है मेंटल प्लेन पर, ठीक है, दिस काइंड ऑफ मेंटल अफेक्शन इन द कोर्स ऑफ टाइम विल ऑल्सो सीरियसली डिटेरियोरेट द बॉडीली हेल्थ। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती हैं तो ये फिर बॉडी पर आती हैं, ठीक है। ये जो फोर्थ वाली मेंटल डिजीज़ है ये माइंड से फिर बॉडी पर आती है, मतलब पहले तो मेंटल पर अफेक्ट करेगी, ठीक है, फिर धीमे धीमे ये बॉडी भी अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि मेंटल प्लेन पर उसी तरह का फ्राइड, फियर और सब चल रहा होगा, तो क्या होगा, बॉडी हमारी वैसे ही जो है सिंपैथेटिक मोड ऑन हो जाएगा। जब फ्राइड, फियर, ग्रीफ, इंसर्ट ये सब चल रहा होगा तो हमारी बॉडी किस में जाएगी, सिंपैथेटिक कोनिया में जाएगी, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा। और जब सिंपैथेटिक सिस्टम लगातार बहुत टाइम तक ऑन रहता है तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी पर देखने को मिलता है, यानी कि फिजिकल अफेक्शंस हमारी बॉडी पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर हम 226 में ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि जो मतलब राइट वे में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि व्हेन दिस काइंड ऑफ मेंटल अफेक्शंस द nourished by the soul itself are of recent date and have yet not undermined the physical health so too seriously they admit ऑफ स्पीडी क्योर बाय साइकिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो एक्यूट कॉज के कारण जो प्रॉब्लम्स आए हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में बहुत दिनों से पेशेंट नहीं है, थोड़े ही समय से बहुत ज़्यादा ग्रीफ में था, ठीक है, या इंसर्ट या फिर ये सब, मतलब इसने ये बहुत ज़्यादा दिनों तक अभी नहीं झेला है, अभी ये रिसेंट की ही चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा उसने सीरियसली माइंड को भी अफेक्ट नहीं किया और बहुत ज़्यादा सीरियसली बॉडी को भी अफेक्ट नहीं किया है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो पेशेंट हमारा बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है कि हम उसको क्या होंगे, मेंटल भाई समझाएंगे उसको, मेंटल जो है एड भी देते हैं, बताते हैं कि हाँ ठीक है आपके साथ ऐसा हुआ है बट आप ऐसा मत सोचिए, और उसको समझाते हैं, मतलब मेंटल एक तरह से एड देते हैं उसको, चीज़ों को साइकिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं और अपनी मेडिसिन भी देंगे, तो उससे वो जेंटली वो कुछ ही दिनों में वो क्योर हो जाएगा उससे, ठीक है। जेंटलनेस, काइंड एडमोनिशन, अपील टू रीजन एंड ऑफन स्किलफुल डिसेप्शंस विल सून restore health and comfort of the mind while
केयरफुल रेगुलेशन ऑफ हैबिट्स विल रिस्टैब्लिश द हेल्थ ऑफ द बॉडी ऑल्सो। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी फिर पेशेंट को आराम पड़ जाता है, उसकी बॉडी फिर से हेल्थ स्टेट में चली जाती है। दीज डिजीज़ आर लाइक वाइज फाउंडेड ऑन सोरिक मियाज़म। हम बार बार बात कर रहे हैं कि जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है ये सोरिक ओरिजिन की है, सोरिक मियाज़म के कारण है, विच हैड नॉट अटेन फुल डेवलपमेंट। और यहाँ पर चूँकि रिसेंट ओरिजिन की हैं ये सब डिजीजेस, ठीक है, रिसेंटली कुछ ग्रीफ आया 4-5 दिनों का, 5-6 दिनों का, महीने भर का, सप्ताह का, वहाँ की बात है ये। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सोरिक मियाज़म डेवलप नहीं हुई है वहाँ पर, ठीक है। एट अ measure of precaution therefore it is desirable to subject and conventional patient to course of through antisoric treatment in order to prevent a reoccurrence of the attack of mental aberration will might readily occur। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको उसी तरह का एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे और पेशेंट हमारा ठीक होने लगेगा, ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 228 पर। ऑल्दो डिजीज ऑफ द माइंड एंड टेम्परामेंट ऑफ फिजिकल ओरिजिन आर ओनली टू बी cured by antisoric homeopathic medicine combined with carefully regulated habits. It is necessary also to unite this treatment with proper hygiene and psychical regime of the mind to be strictly enforced by the physician and attendant of the पेशेंट। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो फुल्ली डेवलप्ड है उनका ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जब हमें ट्रीटमेंट देना है तो एंटीसोरिक तो देनी ही देनी है, उसके साथ हमको वही मेंटल एड फिजिशियन को भी देना है और पेशेंट को भी, मतलब उसकी जो अटेंडेंट हैं उनको समझाना है कि घर में भी इस तरह से इसके साथ पेश आया जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ से वर्क करना पड़ेगा, दोनों नहीं तीनों तरफ से वर्क करना पड़ेगा, मतलब फिजिशियन को भी वर्क करना पड़ेगा, मेडिसिन तो हमारी वर्क करेगी और अटेंडेंस को भी घर का माहौल उस तरह का रखा जाए, उसके साथ बड़े प्यार से पेश आया जाए, है ना, मेंटल ट्रॉमा ज़्यादा ना दिया जाए, उस तरह से बात करनी पड़ेगी। अब तब वो जाके और उसकी हेल्थ रिजीम इन सब पे भी वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रीटमेंट मतलब क्योर की तरफ बढ़ेगा पेशेंट। raving madness should be met by calm fearless and firmness of the will। तब जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो जो वो रेविंग मैडनेस है वो आपकी फियरलेसनेस एंड काम में कन्वर्ट हो जाएगा। पेनफुल्ली प्लांटिव मेलनकोली शुड बी सुदे बाय साइलेंट कंप्रेशन कन्वेइंग जेस्चर एंड एक्सप्रेशन। ये कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मतलब पेशेंट के अंदर वो उसकी रिवर्स हो जाएंगी, लेकिन ट्रीटमेंट एंटीसोरिक प्लस फिजिशियन को वर्क करना पड़ेगा प्लस उसके अटेंडेंट को भी वर्क करना पड़ेगा, उसके सराउंडिंग में चेंज लाने पड़ेंगे, तब जाके वो पेशेंट क्योर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन वुड अलोन जस्टिफाई करेक्शन बट दिस इज़ ईजिली टू बी अवॉइड ऑफ अकाउंट ऑफ स्मॉलनेस ऑफ डोज एंड एब्सेंस ऑफ टेस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। और भी कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट इतना ज़्यादा वो होता है मतलब मेंटली कि उसको लगता है कि कोई मुझे मतलब जहर तो नहीं दे रहा है, कोई इस तरह का सस्पिशन माइंड में चलता रहता है। तो वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट के लिए ऐसा ट्रीटमेंट देना होगा कि उसको ना लगे कि हम कुछ दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें उसके ड्रिंक में ही जो भी मतलब वो पीता है उसके ड्रिंक में ही मेडिसिन मिला करके देनी है, अगर उसका मेंटल इस लेवल का है कि वहाँ पर वो समझ रहा है कि मुझे जो नई चीज़ दी जा रही है वो मेरे लिए नुकसान तो नहीं करेगी या ये लोग मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब मेडिसिन दी जाती है तो वहाँ पर मेडिसिन क्या है उसके ड्रिंक में मिला कर के दी जाएंगी विदाउट नॉलेज ऑफ द सो वेटिंग एवरी काइंड ऑफ कंपल्सन, ठीक है। तो उसकी बिना उसकी नॉलेज की दी जाएंगी, मतलब स्टेटस मेंटल स्टेटस देखना है किस तरह का है बंदा, पेशेंट हमारा मेंटल डिजीज़ में किस लेवल पर है, उस लेवल पर ही उसका ट्रीटमेंट हमें उसी हिसाब से करना होगा, ठीक है। फिर 29 में कहते हैं इन अदर हैंड कॉन्ट्राडिक्शन इन सिसेंट आर्ग्यूमेंट वायलेंट रिमॉन्स्ट्रेशन vitupration no less than weak and timid submission are altogether out of place and alike hurtful as means of treating disease of the mind. There is nothing that embitter the insane and argument their disease so much as expression of contempt
and ill-distinguished deception, the physician and attendant should always be treat such patient as if they regard them as rational being. ठीक है, कह रहे हैं कि पेशेंट की हमारी कैसी भी स्थिति हो, मतलब बहुत से पेशेंट बहुत पैनिक स्थिति में आते हैं, ठीक है, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, और बहुत ज़्यादा दिनों की होंगी, तो मेंटल लेवल काफ़ी उनका बिगड़ गया होगा, तो वहाँ पर हमें बड़े पेशेंस के साथ वर्क करना है, अटेंडेंट को भी और फिजिशियन को भी, ठीक है। और ऐसे बंदे को, मतलब भले वो बहुत ज़्यादा क्वेरलसम हो, मारपीट कर रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन वहाँ पर हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है पेशेंट को, मतलब उसको एज अ ट्रीट करना है कि भाई ये भी जो है एक चैतन्य प्राणी है, ठीक है, ये भी एक रेशनल बीइंग है, इसमें भी सोल है, तो उस तरह से वर्क करना है वहाँ पर। उसको जानवरों की तरह ट्रीटमेंट नहीं देना है कि हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और ये कर दिया, ये नहीं करना है, ठीक है। उसको बड़े प्रेम से रखना है, बड़े मतलब एक होता है ना कि बहुत उससे रखना भी है, और प्लस अपनी मतलब मेडिसिन भी देनी है, और बहुत सराउंडिंग उसका बहुत अच्छा रखना है, ठीक। तो यहाँ पर वर्क करना है हमें, तब जाके वो ठीक हो पाएगा। Therefore, every disturbance of sense and of mind should be avoided, and there is no entertainment fascinating their benight spirit. Neither word, book, or nor other object will soothe the rebellious soul, now roused to madness, now laughing, imprisoned in the boats. Shattered by disease, a perfect cure alone will bring comfort, rest and relief will return to the mind only when the body is restored to health. वही कह रहे हैं कि मतलब जितना भी स्कैटर्ड हो गया है, वो जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है, हमें बड़े काम और उससे वर्क करना है उस पर, तभी वो पूरी तरह से रिस्टोर हो पाएगा, हेल्थ में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक। For the purpose of cure, antisoric remedies should be most homeopathically adapted to the carefully recorded symptom of each individual case of mental disease, whose variety are innumerable. This adaptation is readily affected by delight search of suitable homeopathic remedy, provided we possess a sufficient number of known remedies to choose फ्रॉम। कह रहे हैं वही कि जो एंटीसोरिक मेडिसिन बार बार बोलते हैं कि हमें एक पोर्ट्रेट डिजीज़ की बनानी है और समझना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है इसके अंदर, ठीक है, तो उसके लिए बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, सिलेक्शन करने के लिए, मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए, और चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब हम मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएंगे। द सिलेक्शन इज़ लाइक वाइज फैसिलिटेड बाय द मेंटल अफेक्शन इन इट्स कैरेक्टर ऑफ चीफ सिम्टम ऑफ द केस, पॉइंटेड टू रेमेडी विद अनमिस्टेकेबल क्लियरनेस। कह रहे हैं कि जो मेंटल सिम्टम जैसे आ रहे हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है, उसी वो पॉइंट आउट करेंगे कि रेमेडी की ओर। व्हेन द रेमेडी इज़ वेल अडेप्टेड एंड माइन्यूटनेस ऑफ डेज प्रोड्यूस अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन शॉर्ट टाइम। कह रहे हैं कि मेडिसिन सेलेक्शन बहुत ज़रूरी है, किस तरह से करना है बार बार बता रहे हैं, और उसके साथ साथ डोज को ध्यान में रखना है, माइन्यूटनेस ऑफ डोज को देना है, वो बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा पेशेंट क्योर की तरफ बढ़ पाएगा। विच शुड नॉट हैव बीन अटेन्ड बाय द लास्ट एंड फ्रीक्वेंट डोज ऑल ओवर inappropriate medicine even in pushed to last extreme. Indeed, manifold experience enable me to assert that the great excellence of homeopathic treatment compared with all other curative method is never more triumphantly exhibited than when applied to chronic mental disease which originally sprung from bodily affection or appeared simultaneously with them. वही कह रहे हैं हनीमैन सर यहाँ पर कि भाई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक्सीलेंट तो होते ही हैं, हम लोग भी देखते हैं अपने केसेस में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अदर जितनी भी जो विधा चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग मेंटल प्रॉब्लम्स में होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे बेस्ट होती हैं, सबसे बढ़िया होती हैं।
हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे मेंटल डिजीज़ की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा है जहाँ पर आपका मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी आई हैं वो भी सारी चली जाती हैं जब हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा कवर किया, ठीक है, 210 से लेकर के 230 तक मेंटल प्रॉब्लम्स किस तरह हमें देखनी है। हनीमैन सर ने 4 तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स बताई जब अभी तक हम डिस्कस करते आए। एक ऐसी जो फिजिकल प्लेन से मेंटल प्लेन पर जाती हैं, दूसरे नंबर की एक्यूट एक्सर्वेशन जो होते हैं वो हैं, तीसरा टाइप की डाउटफुल ओरिजिन थी, और चौथे टाइप की जो मेंटल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली मेंटल लेवल पर आती हैं, बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन, सप्रेशन इन सब में पेशेंट रहता है उसके कारण, और फिर वहाँ से वो फिज़िकल लेवल पर प्रॉब्लम्स भेजी जाती हैं। तो इन सब में ट्रीटमेंट लगभग सेम है कि एक्यूट में सिर्फ हमें पहले एक्यूटली मेडिसिन देनी है, देन एंटीसोडिक देनी है, और बाकी सब में क्या है, एंटीसोडिक्स देनी है मेडिसिन, और ऐसी एंटीसोडिक्स देनी है जिनमें वो मेंटल लेवल, उनका जो मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कवर अप कर सकें, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। केस टेकिंग बार बार हमने पढ़ी है, हम पढ़ चुके हैं, मेरे पहले वीडियोस में मैंने केस टेकिंग ही पढ़ाई है। हनीमैन सर ने इसीलिए केस टेकिंग सबसे पहले पढ़ाई है कि केस लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, मेंटल प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, उसकी सराउंडिंग्स पर ध्यान देना है, पेशेंट्स के चीज़ों पर ध्यान देना, और पेशेंट की सराउंडिंग पर भी ध्यान देना है कि वो मतलब उसका कहाँ जॉब कर रहा है ना, कैसे रिलेशंस हैं उसके वहाँ पर, घर फैमिली में कैसे रिलेशंस हैं, हस्बैंड वाइफ में कैसे रिलेशंस हैं, बच्चों में के साथ कैसे रिलेशंस हैं, है ना, फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में देना है मेंटल लेवल पर, क्या चीज़ें हमें केस बहुत अच्छे से लेना है और फिर उसको इंटरप्रिटेट करके हमें मेडिसिन देनी है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज से हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स यानी मेंटल डिजीज़ ख़त्म, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे इंटरमिटेंट डिजीज़। ओके, इंटरमिटेंट डिजीज़, अल्टरनेटिंग डिजीज़ जितने टाइप की हैं, ठीक, उनको डिस्कस करेंगे। 231 एफॉर्जम से हम आगे के एफॉर्जम्स में चलेंगे, और जितने भी फेब्राइल कंडीशंस हैं, जितने भी फीवर्स हैं, उनको कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, होम्योपैथी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी शेयर करिए ताकि वो भी होम्योपैथी की इस ऑर्गेनोन की बुक को पढ़ सकें, ठीक है, और समझ सकें। पढ़ना अलग है, समझना अलग है, समझ सकें एक इजी वे में, ठीक है, एक इजी वे में। मैं आपको इसीलिए यहाँ पर लाइन टू लाइन सिर्फ अपना कुछ ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ लाइन टू लाइन बताती हूँ, एक एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ तक कि मैंने इसमें जो है फुटनोट्स वगैरह सब कवर किए हैं, ठीक है आपको, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो लगातार वीडियोस के माध्यम से हमारे से कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए नए वीडियो आए तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट।